नमस्कार, मैं अर्जुन तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं मालवीय एकेडमी के इस शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए। सोशियोलॉजी में कैसे CUET PG के लिए आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या सोशियोलॉजी के लिए आपको पढ़ना चाहिए और उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, हम उस पर आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फिर आने वाले और लेक्चर सीरीज़ में हम और भी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम थोड़ा सिलेबस के बारे में आज जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि CUET PG के सिलेबस में जब आप जाएंगे, उसमें एग्ज़ाम में जब आप अपीयर करेंगे तो उसमें 75 क्वेश्चन मिलते हैं। हालांकि ये पहले तो थोड़ा कुछ मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पहले पूछा करते थे सब्जेक्ट से इतर, पर वो हटा दिए गए हैं और टोटल ओवरऑल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न विषय विशेष ज्ञान पर आधारित होंगे। जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही जो है PG की एंट्रेंस के लिए अब पूछा जाता है। पहले तो इसमें कुछ और भी जो है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी ऐड किए जाते थे, पर वो पूरी तरीके से हट चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, आप जानते ही हैं, हिंदी इंग्लिश भाषा में होता है। देखिए, सबसे पहला यूनिट जो है सोशियोलॉजी की सबसे खास बात है कि इसमें चाहे CUET PG हो, चाहे गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप मान लीजिए GRF वगैरह का आप एग्ज़ाम दें, नेट का एग्ज़ाम दें, तो उन सब में कुछ कुछ पोर्शन जो है बहुत कॉमन रहता है। उसमें ये सब चीज़ें भी पूछी जाएंगी। ये जो इसमें दिया गया है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, यूनिट 1 to 4, तो ये चीज़ जो है इसको आप अगर आने वाले, जैसे आप जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके आने वाले और एग्ज़ाम के लिए भी, और फ्यूचर में आप जो मान लीजिए सोशियोलॉजी से संबंधित डीप में स्टडी करते हैं तो वो आपको और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, तो उसमें सबसे पहला यूनिट जो दिया गया है सोशियोलॉजी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, समाजशास्त्र, परिभाषा, प्रकृति और दायरा, अन्य सामाजिक विज्ञान के संबंध में जैसे मनोविज्ञान, नृविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो इन सब का रिलेशन कैसा है और सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, इसके बारे में सबसे पहले यूनिट में जो है चर्चा होनी चाहिए, और सिलेबस में भी यही दिया है। सोशियोलॉजी के हर जो UG करने के बाद जो भी स्टैंडर्ड आप एग्ज़ाम देंगे, उस सब में स्कोप और उसका अदर डिसिप्लिन से किस प्रकार का रिलेशन है, इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जैसे हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जैसे मान लीजिए सोशल साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, तो ये सब पहले से ही सोशल साइंस के जब सब्जेक्ट बने हुए पहले से ही रखे हैं, ओवरऑल सोसाइटी को पढ़ने के लिए ही हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सोसाइटी को और अलग से पढ़ने के लिए समाजशास्त्र जैसे विषय का जन्म हुआ, और सोशियोलॉजी जैसे जो सब्जेक्ट है इसका जो है जन्म हुआ। कैसे हुआ, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और कैसे ये रिलेट करते हैं। तो जो CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे देखेंगे तो उसमें ये, हालांकि आप ये इसे कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं, परंतु अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ये आपको अभी के लिए भी मदद करेगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। जैसे कि आप में से अगर किसी ने जो है गेट का क्वेश्चन पेपर देखा हो, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि जो कि आप डायरेक्ट, अगर आपने वन लाइनर जिसे कहते हैं, कि अगर वो आपने पढ़ रखा है तो उससे आप उत्तर नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है ये जो पहला यूनिट है जो इसमें दिया गया है, इवन मैं कहूँगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी जो ये पॉइंट दिया गया है और इसके अंदर जो 4 यूनिट हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे PG का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो मान लीजिए उसी के तर्ज पर कुछ कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे बना दिया गया, तो फिर आपको उसमें समझने में, करने में दिक्कत होगी। बाकी फैक्ट आधारित तो मैं आपको बहुत सारे वन लाइनर बताऊंगा ही, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे, जिससे देखिए हमारा पूरा फोकस इस पर रहेगा कि CUET PG आपका किस हिसाब से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो हम काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में हम पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले अभी हम सिलेबस की बात करें तो हम आपको सिलेबस ओरिएंटेड कुछ चीज़ों के बारे में आप पहले समझ लें। जैसे मैंने बताया कि सोशियोलॉजी का डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, तो इन सब के बारे में आपको कैसे वो इंटर रिलेटेड है, क्या उसमें ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। इवन यूपीएससी के भी सिलेबस में ये पहला यूनिट जो है ये इंक्लूडेड है। यूपीएससी का अगर ऑप्शनल आप सोशियोलॉजी रखना मतलब चाह रहे हैं, जिनका भी मतलब इच्छा होगी, तो उसमें ये चीज़ पहले ही मतलब इंक्लूडेड है। ये जो चीज़ दिया गया है ये उसमें पूछा जाता है। ये इसलिए आपको जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि कैसे ये दूसरे डिसिप्लिन से अलग है, कैसे इसमें क्या नया कुछ क्या क्या खास है। बाकी सीयूईटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसको समझेंगे ही कि ये तो कम से कम हमसे ना छूटे। बाकी और जो कुछ इसमें टॉपिक हैं, जो सब टॉपिक है, उसे कैसे कवर किया जाए, उस सब के बारे में भी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए जैसे दूसरा यूनिट है, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। अब जब आपने जान लिया कि डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, तब आपको यह भी तो जानना जरूरी है कि उसके अंदर जो मीन्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट ये आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपको एटलीस्ट टेबल तो आनी ही चाहिए। जो कहते हैं ना 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कम से कम एक लेवल तक। तभी आप जो है मैथ्स के कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जो इवन बेसिक लेवल के भी जो क्वेश्चन है वो आप कर पाएंगे। तो वही जो उसमें मैथमेटिक्स में जो बेसिक है, सोशियोलॉजी के लिए बेसिक ये सब चीज़ें हैं। और ये सिर्फ बेसिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल स्ट्रक्चर किसने बनाया, सोसाइटी क्या है, कैसे मैटर करती है, सोसाइटी के लिए किसने किसने क्या डेफिनेशन दी, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। और हमारा पूरा फोकस होगा सबसे पहले कि भाई देखिए समय बहुत कम है और मार्च के लगभग कह सकते हैं कि सेकेंड फोर्टनाइट से आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको सीयूईटी ओरिएंटेड चीज़ों के बारे में तो बताएं ही बताएं, साथ ही साथ और भी चीज़ें जो मतलब जो कहते हैं सब्जी में मसाला का काम करे, वो वाला चीज़ भी हम आपको जो है बताएंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ये सोशल स्ट्रक्चर जो दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो सोशियोलॉजी के और भी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे हिंदी में दिया गया है बुनियादी अवधारणाएं, सामाजिक संरचना, समाज, सामाजिक संगठन, समुदाय, संघ, मानदंड, मूल्य, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, एसोसिएशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कम्युनिटी और एसोसिएशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ तो है ही। तो इन सब चीज़ के बारे में हम कैसे, देखिए अगर सिंपली अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि एक टर्म दिया गया है, पर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो ये कैसे उनसे इंटर रिलेट करके क्वेश्चन बनाया गया है, ये बड़ा दिमाग को उलझाने वाला चीज़ है। तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है और हम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब हम आते हैं यूनिट 3 पर, स्टेटस एंड रोल, टाइप ऑफ स्टेटस, रोल एंड दियर इंटर रिलेशनशिप, स्थिति और भूमिका, स्थिति और भूमिका के प्रकार और उनका अंतर संबंध। जब आपने जान लिया कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग जो एजेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनकी क्या भूमिकाएं रहती हैं, वो एक्शन करते हैं तो वो किस जो है किस पोजीशन पर होते हैं, उनकी पोजीशन को क्या डिटरमाइन करता है। तो इस सब चीज़ के बारे में आपको जानना आवश्यक है। अब स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, रोल स्टेटस से कैसे भिन्न होता है, इस पर क्वेश्चन कैसे सीयूईटी फ्रेम कर सकता है, इस सब चीज़ के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि सोशियोलॉजी के अंदर ये जो पूरा सिलेबस दिया गया यही पूरा इंपॉर्टेंट है, पर हम सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानने की प्रयास करेंगे कि कैसे इससे वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। और अब तो जो है एग्ज़ाम के पैटर्न भी अलग अलग चेंज हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपने जो है और भी एग्ज़ाम के आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसमें जैसे असर्शन रीजन पूछ लेता है। असर्शन रीजन क्वेश्चन में तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ सिलेबस तक ही नहीं, थोड़ा सिलेबस से इतर भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे पिछली बार सीयूईटी में पूछा था डी स्कूलिंग सोसाइटी के बारे में, अब ये कहीं पे नहीं दिया गया, इसमें इस पूरे सिलेबस में कहीं पे भी नहीं दिया गया है। अब इसको आप तभी समझ पाएंगे ना जब आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, भाई डी स्कूलिंग सोसाइटी क्या है, ये किस प्रकार की जो है पर्सपेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहा है, ये किससे रिलेट कर रहा है। तो देखिए कोई भी एग्ज़ाम देने जाए तो आप डायरेक्टली 1 to 1 आपसे जो उसमें दिया गया वो नहीं पूछ लेता। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप पहले पढ़ चुके होते हैं और आप इंटर रिलेट करते हैं उसमें, कैसे ये चीज़ का कैसे ये रिलेट कर पाएगा, कैसे जो है क्वेश्चन जो दिया गया है
वो कैसे आपके प्रीवियस जो आपने ज्ञान लिया हुआ है वो कैसे आपको जो है मीन्स उस समय प्रोडक्टिवनेस शो करेगा। तो ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हम CUET PG के लिए जब डेडिकेटेड काम कर रहे हैं तो हम उस पर ही पूरा तरीके से फोकस करेंगे। तो कहने का ये मतलब है, जैसे स्टेटस एंड रोल इसमें दिया गया है, आप सोशल स्ट्रक्चर के बारे में आप नहीं जानेंगे, उसके एजेंट के बारे में नहीं जानेंगे और कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये आपके लिए लगेगा कि नॉर्मल देखने में लग रहा है कि स्टेटस, इसमें क्या डेफिनेशन है, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो आप समझ में पाएंगे कि कैसे इसमें जो है क्वेश्चन घुमा देता है। स्टेटस और रोल, ये इसके लिए 4 पॉइंट आपको बताने में थोड़ा सा समस्या होगी, हालांकि जो पढ़े होंगे बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं और आगे, जैसे अब जब स्टेटस एंड रोल के बारे में चर्चा हुई तो ये इसका बेसिक कहाँ से आता है, सोशलाइजेशन, मीनिंग, टाइप, प्रोसेस, एजेंसीज, थ्योरीज। अब थ्योरीज के बारे में, अब मान लीजिए कि आपको ये जो है वन लाइनर कहीं से मिल गया, कुछ समझ में आ गया कहीं से, मान लीजिए उसे आपने कर ही लिया, मतलब अपने आप से उसे बना लिया। तो थ्योरीज तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको थ्योरीज के बारे में पता नहीं होगी तो उसमें ये तो आपको आता है या तो नहीं आता। तो थ्योरीज के बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। और थ्योरीज के बारे में जानकारी होने का ये मतलब नहीं कि उसमें जो दिया गया है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में कुछ ऐसा दिया गया हुआ है तो वही चीज़ आपको एग्जैक्ट, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फंक्शनल पर्सपेक्टिव से कैसे अलग है और कैसे उनका इंटर रिलेट करके मतलब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, वो चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो थ्योरीज के अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सोशलाइजेशन के थ्योरीज की बात कर रहा है, जैसे फ्रूड, कूले एंड मीट के बारे में, तो हम इसको जो है अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो, सबसे कह सकते हैं कि बहुत मीन्स रिजिड जो टॉपिक है यहाँ पर, जो आपको समझने की आवश्यकता है, वो है कल्चर। कल्चर को अच्छे से आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन, कल्चर मीन्स कैसे, कल्चर से रिलेट करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म को कॉन्सेप्ट हो गया, किसने दिया, कहाँ से आया, क्या मतलब होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप तभी समझेंगे जब आप पहले से इसके बारे में थोड़ा पढ़े होंगे, जब आपको बेसिक कुछ चीज़ें के बारे में पता होगी। कई सारी थ्योरी जब आपको पहले से माइंड में होगा तब आप इसके बारे में भी अच्छे से कर सकेंगे। तो ये कहने का मतलब है। तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ, भले हम कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, पर मेरा ये डायरेक्शन होगा इस पूरे एग्ज़ाम को लेकर के कि अल्टीमेटली आपको क्वालिफाई करना है CUET PG, और उसके लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी, जिस भी हिसाब से जो है उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़े, हम वो चीज़ हम आपको जो है कोशिश करेंगे कि हम आपको जो है समझा पाएँ, बता पाएँ, और जो है इस बोर्ड के माध्यम से हम आपको जो है वो चीज़ प्रस्तुत कर पाएँ। वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे, क्या कैसे है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम मतलब अच्छे से वो करेंगे। पूरा फोकस हमारा CUET PG को लेकर के होगा। और जैसे मतलब देखिए, कॉन्सेप्ट के बारे में मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप मान लीजिए फैक्ट के आधार पर कुछ करने भी जाएँ, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड जो है नॉलेज उसके बारे में नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप जो है अटक जाएंगे। CUET PG का एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि इसका बड़ा मतलब वॉलेटाइल पेपर है। जैसे पिछली बार, एक बार इसमें एग्ज़ाम में क्या हुआ कि जो है लगभग 230-35 के आसपास जो है बहुत सारे बच्चे आकर के मतलब कंसंट्रेट हो गए। 230-25 के आसपास जो है आकर के बहुत सारे स्टूडेंट कंसंट्रेट हो गए, और जो कट ऑफ है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की है और वो हाई होती चली गई। जबकि इसके आगे हम देखें, अगले साल ही देखें तो 250 के आसपास, 240 के आसपास बच्चे आकर के कंसंट्रेट हो गए। तो जो चीज़ सबके लिए आसान है वो सबके लिए आसान होगा, जो मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा चीज़ जो मतलब जो दूसरे बच्चों के पास नहीं है, जो मतलब उतना इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम आपको ले आकर के दें, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से मीन्स अप्रोच कर पाएँ जो CUET एग्ज़ाम है, और इसमें जो है बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर पाएँ। अब जैसे हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे, सोशलाइजेशन में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, कल्चरल लैग, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, कहाँ से आया, क्या इसका अर्थ होता है, ये सब जानेंगे। कल्चर और सिविलाइजेशन कैसे अंतर रखता है। अच्छा, इसमें कुछ करंट अफेयर की चीज़ें भी रहती हैं, जैसे सिविलाइजेशन कैसे मैटर करता है, सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर कैसे जो है इम्पैक्ट करता है सोसाइटी पर, सोसाइटी पर प्रभाव क्या है, कल्चर सोसाइटी को बनाता है या सोसाइटी कल्चर बनाती है।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदी में भी यही चीज़ है, अर्थ, प्रकार, प्रक्रियाएं और एजेंसियां, स्वयं के सिद्धांत, फ्रॉयड, कोले, मीड, संस्कृति, अर्थ, विशेषता, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारा मोटिव है कि हम जो है सिलेबस को अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ। सोशल प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम्स, सोशल प्रोसेसेस, कॉपरेशन, एकमोडेशन, एसिमिलेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कुछ कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो कि मतलब जिसे आप कॉमन सेंस के आधार पर जो है उत्तर कर सकते हैं, अगर आप उसके बारे में पढ़े भी हैं तो भी, और नहीं पढ़े हैं तो भी उसमें उसके बारे में कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है ये कॉपरेशन के बारे में, सोशल प्रोसेस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कॉपरेशन का हो गया, एकमोडेशन का हो गया, एसिमिलेशन का हो गया। एसिमिलेशन तो खैर नहीं, लेकिन ये दोनों चीज़ जैसे हो गए, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट हो गए, तो इसके बारे में आप जो है आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल से, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिकी ऐसा कुछ नहीं है, खासकर CUET PG के एग्ज़ाम के जो है पर्सपेक्टिव से। एसिमिलेशन थोड़ा सा आता है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये भिन्न है, क्या है इसमें जो इसमें दिया गया। इधर जैसे सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, समायोजन, आत्मसात, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, सोशल ग्रुप जैसे हो गया यहाँ पे यूनिट सेकंड में। तो इसमें डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल ग्रुप, देखिए 2-4 इसमें टॉपिक जो हैं पूरे सिलेबस में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर आते हैं। जैसे ये कल्चर हो गया, कल्चर जैसे हो गया, ये सोशल ग्रुप हो गया, इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इतने ज़्यादा कि कैसे क्या ही कहें। सोशल ग्रुप हो गया, तो ये सब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और कैसे इनको टैकल करें, कीवर्ड कहाँ से आते हैं, क्या कैसे, वो चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे। और कई सारे एग्ज़ाम करने के जो है कुछ मतलब एक जैसे कहते हैं ट्रिक होता है, तो उस ट्रिक से भी कैसे आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, कहाँ से उसको जो है मीन्स कहाँ उसका प्रयोग करना है, कैसे करना है, तो वो भी हम इसमें जो है सीखेंगे। रेफरेंस ग्रुप जैसे हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, ये सब जो इसमें दिया गया है टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसको आप देखिए, सोशियोलॉजी के टॉपिक जो होते हैं ये बड़े मीन्स रिलेटिव होते हैं, ये आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसको ही तो जानना है, उसको ही तो पढ़ना है। अब उसको हम अगर थोड़ा सा मान लीजिए स्टैंडर्ड टर्म हम ले आकर के यहाँ पर रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस चीज़ का अस्तित्व बदल गया है या वो कुछ नया आ गया है। चीज़ वही है, बस थोड़ा स्टैंडर्ड टर्म है। और जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको जो है थोड़ा और डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और थोड़ा टेक्निकलिटीज़ होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें कैसे जो है एक एक टॉपिक से कैसे क्या अप्रोच रख सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जब हम एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचेंगे तो मैं बहुत सारी ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें प्रोवाइड करूं, जहां मतलब जिसे पढ़ करके मीन्स जो वन लाइनर टाइप के जो होते हैं, जो जिसे पढ़ करके मीन्स एटलीस्ट आप अच्छे से अच्छा उसमें कर सकें, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे मतलब जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये हो गया। और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के कैसे मीन्स जो और भी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते रहे, जैसे DU के हो गया, BHU पहले अपना कराता था, तो इन सब को जो है हम कंबाइन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन हम जो है करेंगे, मिक्स करके हम जो है क्वेश्चन करेंगे। और जैसे PYQ एनालिसिस तो हम करेंगे ही करेंगे। अलग अलग प्रकार के जो और भी मतलब पूरा फोकस हमारा CUET PG को लेकर के इसमें ये होगा कि हमारा अल्टीमेट एम होगा कि हम हाईएस्ट इसमें जो है स्कोर कर सकें। तो ये जो इसमें छोटे छोटे जो इसमें टॉपिक जो आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल है ये इसमें, और थिंकर वाले जो चीज़ कोई भी पकड़ सकता है भाई कि थिंकर वाले जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट होगा, पर उसको लगेगा कि हो सकता है सोशल ग्रुप में उतना ज़्यादा क्या जो इसमें दिया गया यही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें जो डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये जो इतना जो इसमें लिख दिया है, बस इतने में ही सारा कुछ हो गया। ये सोशल ग्रुप इसने मेंशन कर दिया ना, और नहीं भी मेंशन करेगा तो मिसलेनियस के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल ग्रुप को पर्टेन करती हैं, तो वो आपको जानना ही चाहिए। और उसको बिना किए आप जो है जो कह सकते हैं कि टॉप 10 जो % स्टूडेंट होते हैं उनकी कैटेगरी में फिर थोड़ा मुश्किल होगा आपको आना, तो इसलिए जो है उनको जानना आवश्यक है। और हम कोशिश करेंगे कि वो आपको जो है प्रदान कर पाएँ। इसमें भी वही चीज़ है, सामाजिक समूह, परिभाषा, विशेषता, प्राथमिक और द्वितीय
द्वितीयक, इन ग्रुप और आउट ग्रुप, संदर्भ समूह और सहकर्मी समूह। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे ये तीसरा इसमें आया यूनिट, सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज एंड फैमिली। ये भाई साहब ये जो टॉपिक है इसमें, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ये टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। इसमें बहुत सारे, जैसे अभी हमारा जैसे देखो 3 टॉपिक हो गया ना, एक कल्चर हो गया, कल्चर, मैरिज और एक उधर सोशल ग्रुप जो हो गया, सोशल ग्रुप यहाँ पे जो हो गया। तो ये जो जैसे ये टॉपिक है, ये सचमुच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्चर को इन डेप्थ में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और मैरिज को आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है, सोशल ग्रुप को आपको पढ़ना ही। ये फैमिली जो है ये बहुत ज़्यादा, टाइप ऑफ फैमिली, थ्योरीज ऑफ फैमिली, किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन का तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रिलीजन के बहुत सारे डेफिनेशन हो गया, टोटेमिज्म हो गया, एनिमिज्म हो गया। तो इन सब के बारे में जो है ये सब इसके अंदर आते हैं। अब इसमें दिया नहीं गया, लेकिन रिलीजन वर्ड लिख दिया तो इसके अंदर सब आ जाते हैं कि भाई टोटेम क्या होता है, एनिमा क्या होता है। तो इस सब के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसको बारे में क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, पूछता ही है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। रिलीजन और इकोनॉमी कैसे ये इंटर रिलेटेड है, ये मैक्स वेबर का एक कॉन्सेप्ट भी है। मैक्स वेबर का एक कॉन्सेप्ट है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो वो कैसे जो है यहाँ पर रिलेट कर रहा है। अब वो क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई ये तो मतलब इसमें दिया ही नहीं था सिलेबस में, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। ये देखो रिलीजन और इकोनॉमी के जो है रिलेशन पर ही बेस्ड है वो, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, कैल्विनिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो वो कैसे रिलेट करता है, तो ये आपको जो है यहीं से आएगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको जो है थोड़ी समस्या होगी अगर आपको नहीं पता होगा तो। इसमें विवाह, परिवार, नातेदारी, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, अर्थ और कार्य, तो ये चीज़ है। सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल में मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड एजेंसीज, सोशल डेविएंस, ये जैसे हो गया सोशल डेविएंस, ये आपको जानने की आवश्यकता है। कैसे सोशल डेविएंस मतलब ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्राइम क्या है, तो इस सब के बारे में जो है आपको जानने की आवश्यकता है। सोशल डेविएंस होता क्यों है, किसे डिफाइन किया जाता है, किसे कहा जाता है, और इसको सोशल डेविएंस को बताने वाले लोग कौन हैं। ये ये नहीं कहूँगा कि कहाँ से आते हैं। सोशल डेविएंस जो है इस चीज़, इसको मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसमें और भी बहुत सारी जो है कॉन्सेप्ट हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम कॉन्सेप्ट को आपको पहले बताएंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताएंगे, ताकि आपको जो है वो मीन्स याद भी रहे अच्छे से। जब आप देखें अपने नोट्स, अपने जो आप जो भी पेन डाउन करें, उसको आपको ध्यान आए कि भाई ये चीज़ बताया गया था, ठीक है। मीनिंग, कैरेक्टर, और कोशिश करूँगा कि इन सब चीज़ों को मैं कुछ जो अभी मतलब करंट सोसाइटी है कैसे ये इस सब से रिलेट करता है, रियलिस्टिक एग्जाम्पल कैसे होते हैं, कैसे उन सब से आप जो है रिलेट करके आप मीन्स अच्छे से पढ़ सकते हैं और वो हमेशा याद रहे। तो ये सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये भी इसी में वही चीज़ इसमें बताया गया है, अर्थ, विशेषताएं, रूप और कारक, ठीक है। और मैं जो भी चीज़ इसमें बता रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको उपलब्ध रहेगी, और मैं आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश के चीज़ों को और बताऊँगा हिंदी में, तो ताकि आप दोनों चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर पाएँ। और इसमें कोई भी मतलब किसी भी मीडियम, कहने का मतलब है कि कोई भी इसमें जो है मीडियम की बाध्यता आप में ना रह जाए। आप अच्छे से इसको दोनों चीज़ों को मतलब अच्छे से समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम में इसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। अब जैसे यहाँ पे ये देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें पूरे सिलेबस में कल्चर 3-4 बार जो है रिपीट किया गया है। तो कल्चर को आपको अच्छे से समझ, ये देखो एक पूरा यूनिट ही कल्चर को डेडिकेट किया, पहले भी कल्चर आ चुका है। तो वही चीज़ है कि इसमें देखिए दिया गया है डेफिनेशन, नेचर, टाइप्स, मटेरियल, नॉन मटेरियल। देखिए चाहे आप अपने से पढ़ें चाहे मेरे द्वारा गाइड किए, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि कल्चर को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि जो है CUET के हिसाब से देखिए ये भी तो चीज़ है कि कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए एक स्ट्रीमलाइन एक नॉलेज सिस्टम होना चाहिए, जहाँ से आपको पता चले कि जहाँ से आपको पढ़ना है, जानना है। वरना ज्ञान तो भाई बहुत है, तो ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। मटेरियल, नॉन मटेरियल कल्चर, इन सब चीज़ ये लगता है कि डायरेक्ट डेफिनेशन बस दिया गया है, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कंट्रोल, टाइप, मीन्स वगैरह वगैरह इसमें,
ये यहाँ पे देखिए सोसाइटीज़ के बारे में दिया गया है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वो ट्राइबल, रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की थ्योरीज कैसे क्या होता है, स्लम क्या होता है, गेटोइजेशन क्या होता है, रूरल और अर्बन क्यों डिफरेंस है, रूरल अर्बन कंटिन्यूम क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कहेंगे कि सिलेबस में कहीं पे वो दिया ही नहीं था, और सिलेबस में जबकि साफ साफ ये सब चीज़ लिखा हुआ है। तो बहुत से टॉपिक होते हैं जो कि हिडन होते हैं, आपको वो बस पॉइंट करता है। सिलेबस का मतलब क्या है भाई पूछने को, तो वो कह दे कि भाई सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है हम इससे पूछेंगे, और उसमें पार्टिकुलर आपको जो है बाउंड्री ना डिफाइन करे। लेकिन इस सिलेबस जब आपको दिया गया, बताया गया, तो ये आपको हिंट कर रहा है कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब सब कुछ उसमें मीन्स ओपन करके नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। इवन हिडन मीनिंग तो आपको सोशियोलॉजी पढ़ते समय भी आपको जो है समझना होगा। हिडन मीनिंग को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट भी है, लेटेंट फंक्शन, मैनिफेस्ट फंक्शन, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। बड़ा रोचक चीज़ें हैं इसमें, बड़ा रोचक जो है कॉन्सेप्ट इन सब में पूरे में है। तो जैसे यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सब कहाँ से मतलब जो है ओरिजिनेट होती हैं, तो इन सब को जो है आपको समझना पड़ेगा। एक एक जो है टॉपिक पर काफ़ी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। और साथ ही साथ कोर्स के साथ में आपको जो है समय समय पर हर एक टॉपिक से, जैसे यूनिट 3 हो गया, अब यूनिट 3 का जो है इसके अंदर जो जो टॉपिक आ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब के ऊपर मैं आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन भी दूंगा और समझाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हर एक यूनिट के बाद जो है क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ओवरऑल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जो है क्रॉस यूनिवर्सिटीज़ जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जो नेट के जो क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो कि आने लायक हैं, जो कि इसमें CUT PG में आ सकते हैं, हम उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे उसे तो एनालिसिस हम करेंगे ही करेंगे। और जहाँ से भी मतलब, और जो TGT PGT जहाँ से भी मतलब क्वेश्चन इसके मिलेंगे सोशियोलॉजी के, जो रिलेट करेंगे आपके सब्जेक्ट से और आपके सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न करेंगे, हम उन सब चीज़ों को पूरी तरीके से उठाएंगे। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है, टाइप, थ्योरी, देखिए जो थ्योरीज यहाँ पे दिया है ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में बहुत सारे थ्योरीज हैं। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रकार से, अच्छा एक किताब भी है थ्योरीज के ऊपर ही, सोशियोलॉजिकल थ्योरी के ऊपर एक पूरी किताब है जॉर्ज रिडजर की। आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे, और अगर आपका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी से नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इतने स्क्रैच से आपको इसके बारे में बताया जाए कि आप अच्छे से अच्छा इसमें जो है सोशियोलॉजी के PG में परफॉर्म कर पाएँ। और बस आपको कोशिश ये करना है कि फोकस आपको पूरा जो है एक स्ट्रीम लाइन रखना है, और ऐसे ही करके आपको पढ़ना है, जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करता जाऊँ। जैसे स्ट्रैटिफिकेशन, मोबिलिटी एंड इट्स टाइप, तो ये मोबिलिटी जो हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी जो दिया गया हुआ है, हम इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और भी चीज़ें हैं जैसे कि इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी अगर आपने जो है सोशियोलॉजी में देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपने देखा होगा कि जो ऑप्शनल पेपर है सोशियोलॉजी का UPSC CSE में, तो उसमें एक पूरा पेपर ही, 2 पेपर होते हैं, उसमें एक पूरा पेपर ही इंडियन सोसाइटी को डेडिकेट किया गया है। तो इंडियन सोसाइटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसमें जितने कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वो सब इंडियन सोसाइटी से रिलेट करके ही बताऊंगा, ताकि आप जो कुछ मतलब इसमें कुछ भी करने जाएं, कुछ भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको रिलेटिव उत्तर कर पाएँ, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी, और ऑब्जेक्टिव में तो आपको करना ही करना है CUT PG में। तो ये चीज़ है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अच्छा 2-4 चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊं। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो गया, नॉलेज इज पावर हो गया, वर्क इज वर्शिप हो गया। ये सब कहाँ से आया? ये सोसाइटी में इतनी ज़्यादा, ये जो कहते हैं ना मुहावरे इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इन सब का असल में एक सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इतिहास है। नॉलेज इज पावर, ये एक प्रकार, ये एक कॉन्सेप्ट है माइकल फूको का। ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये नेहरूवियन सोशलिज्म का एक जो है बहुत बड़ा मतलब प्रिंसिपल है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ये स्पेसिफिकली पूछा गया है तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम वर्क इज वर्शिप वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, वो
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ ऐसे रिलेट करके बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि आपके जो है सिलेबस में हिडन है, और हम कोशिश करेंगे कि इसे टाइम के अंदर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में बता पाएँ, समझा पाएँ। ये जो कास्ट है, कास्ट की थ्योरीज ऑफ कास्ट सिस्टम एंड इट्स चेंजिंग डायमेंशन इन इंडिया। डोमिनेंट कास्ट क्या है और कास्ट क्या है, इसके डिटरमिनेंट्स क्या हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में जानेंगे, पर हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ गया, एम.एन. श्रीनिवास के मन में ऐसा क्या विचार आया, क्या उन्होंने देखा कि उन्होंने कास्ट को डोमिनेंट कास्ट कहा। तो इस सब चीज़ के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसमें एक और चीज़ दी गई है ना कि चेंजिंग डायमेंशन इन इंडिया, कास्ट के बारे में कैसे डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, क्या आयाम बदले जा रहे हैं भाई कास्ट के बारे में, कि आपको जो है सिलेबस में पूछना पड़ा, CUET PG के सिलेबस में आपको जो है पूछने की आवश्यकता पड़ी, और कैसे इसे जो है जो मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, मान अभी देखिए, जैसे पहले होता था कि रिजर्वेशन जो है उसके लिए लोग मीन्स एक प्रकार से जो मीन्स सो कॉल्ड जो ऊपर मतलब जाति के कहे जाते हैं, वो अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते थे जब तक रिजर्वेशन नहीं आया था। लेकिन जब रिजर्वेशन आ गया तब उसके बाद से अब लोग जानबूझ करके अपने आप को मीन्स निचली जाति के बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा हो जाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ओवरऑल, ये आखिर कहाँ से आया? इसे मतलब शुरुआत में जब पहले क्या होता था, एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है कि जो सो कॉल्ड जो निचली जनजाति के लोग हैं वो जो ऊपरी जो मतलब कास्ट के लोग हैं उनकी चीज़ों को फॉलो करते थे, जैसे संस्कृताइजेशन क्या कहा गया सब जानते हैं। एक समय ऐसा भी आया जो अभी जिसे मैंने बताया कि अपने आप को निचला दिखाने का प्रयास, जैसे रिवर्स संस्कृताइजेशन जैसे मतलब एक कह सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये एक टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड है। ये कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा और आप कहेंगे कि क्वेश्चन इसमें जो है सिलेबस में था ही नहीं, जबकि ये पूरा साफ साफ मेंशन किया गया है कि चेंजिंग डायमेंशन। तो समझ रहे हैं? तो हम इस सब चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इंडिया एज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, बहुलवादी समाज के रूप में भारत, तो हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और अच्छे से जानेंगे समझेंगे। प्रोसेस एंड सोशल चेंज इन इंडिया, संस्कृताइजेशन। देखिए जैसे मैं बात कर रहा था, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्रोफेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन। यहाँ एक और चीज़ है, इस्लामाइजेशन। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये दिया यहाँ पे इतना जो है आइजेशन ये जो दिया हुआ है ये प्रोसेस है, इसे प्रोसेस कहा जाता है। मतलब किसी भी वर्ड के आगे ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे किसी भी वर्ड के आगे इज्म लग जाए, ISM, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, जिस चीज़ के भी आगे इज्म लग जाए तो समझ लीजिए वो विचारधारा है, वो आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। जिस वर्ड के आगे जो है आइजेशन करके लग जाए तो वो प्रोसेस के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे हम इसके बारे में जानेंगे समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके आगे जैसे हो गया सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन, प्रॉब्लम्स ऑफ दलित, OBC, माइनॉरिटीज़, अफर्मेटिव एक्शन क्या, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन वर्ड नहीं दिया है लेकिन रिजर्वेशन के बारे में पूछ लेगा। मंडल कमीशन कब आया था, मंडल कमीशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा था सोसाइटी पर, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को किसने जो है मतलब सपोर्ट किया था, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको लगेगा कि भाई रिजर्वेशन से संबंधित तो कुछ दिया ही नहीं था, तो कहाँ से पूछ लिया। तो अफर्मेटिव एक्शन लिख दिया, ये भाई बहुत है। ये डिस्क्रिमिनेशन लिख दिया है, प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन, प्रॉब्लम्स ऑफ दलित, OBC वगैरह वगैरह, जो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, LGBTQ+ ये जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्यों, अच्छा ये भी अब मतलब जैसे जेंडर वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, तो जेंडर और सेक्स में अंतर क्या होता है, LGBTQ+ जो है इसके बारे में, ये प्राइड डे जो कहते हैं ये क्यों मनाया जाता है, कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर इन सब के बाद जो आता है यूनिट सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च जो है ये यूनिट है, इसमें जो दिया गया है डेफिनेशन, नेचर, पर्पस, स्टेप इन सोशल रिसर्च, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। इसमें पता है क्वेश्चन मतलब ऐसे पूछ लेगा कि सोशल रिसर्च करने के जो है एक प्रॉपर मतलब
वो होता है कि एक सीक्वेंस होता है, तो सीक्वेंस को इधर उधर करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी पर क्वेश्चन पूछ लेगा, ये जो कीवर्ड है, ठीक है। सोशल रिसर्च क्या होता है, तो पूरा फोकस है। अब जैसे एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो है मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है पूरा फोकस होता है सोशल रिसर्च वाले, बाकी सारे जो है चीज़ें वो साइड लाइन हो जाती हैं, पूरा फोकस इस पर हो जाता है, सोशल रिसर्च पर और रिसर्च मेथड्स पर, ठीक है। तो हम इस सब पे चर्चा करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनाया जाता है, क्या उसमें मतलब कमी क्या है वगैरह वगैरह सब चर्चा करेंगे। सोशल सर्वे क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, टाइप, सिग्निफिकेंस, सैम्पलिंग प्रोसीजर, परिकल्पना, प्रकार, महत्व, नमूनाकरण प्रक्रिया, ठीक है। इसमें जो सैम्पलिंग वगैरह दिया गया है, एग्जिट पोल वोल कैसे आते हैं, क्या होता है, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, शेड्यूल एंड केस स्टडी, टाइप्स ऑफ डेटा। हालांकि इसमें बहुत मतलब क्रिस्प करके दिया हुआ है, तो इसमें इतनी ज़्यादा मतलब कुछ वो टेक्निकलिटीज़ नहीं होगी। तो जो मतलब अपने आप से पढ़ना चाहें तो इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं कि भाई ये ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, शेड्यूल, इन सब में एटलीस्ट ये वर्ड टू वर्ड कम से कम इस चीज़ को पढ़ लें, जान लें, क्योंकि इसमें बहुत इन डेप्थ में कुछ नहीं है, तो इसी को घुमा करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन पर असर्शन रीजन पूछ सकता है, शेड्यूल और केस पर, तो ये चीज़ें आपको जानने की आवश्यकता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें भी नहीं पूछा जाएगा, परंतु आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, SPSS वगैरह क्या होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूज, तो ये मतलब हल्का फुल्का, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आप रिसर्च करने नहीं जा रहे हो। रिसर्च के बारे में और डीपली आप पढ़ोगे तो बेसिक ही आपको हल्का फुल्का, बहुत मतलब माइनर लेवल का, और जितना नॉलेज आपको चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ हिंदी में, डेटा का वर्गीकरण, सारणीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माध्य का बहुलक, समाज, कंप्यूटर उपयोग, ये सब है। और सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया जैसे ये दिया गया, देखो 2-3 इसमें यूनिट जो है पूरे मतलब इंडिया के सोसाइटी पर ही डेडिकेट करके दिया गया है, ठीक है। तो इसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल प्रॉब्लम, एनॉमी क्या होता है, ठीक है, सुसाइड क्या है, सुसाइड कितने प्रकार के होते हैं, ये हालांकि हल्की फुल्की चीज़ें ये आप जानते होंगे, पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेबलिंग थ्योरी क्या होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। स्ट्रक्चरल इशूज़, इनइक्वालिटी ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, ठीक है, सामाजिक समस्या, अर्थ परिभाषा, ये जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, एथनिसिटी, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनइक्वालिटी, देखो कास्ट 3-4 बार रिपीट कर चुका, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये मैं आपको यूनिट के मतलब सिलेबस को जो है क्रिस्प फॉर्मेट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम एंड इशूज़, फीमेल फिटिसाइड, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, प्रॉब्लम ऑफ एजेड, ये सब चीज़ें हो गया। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्राइम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, करप्शन, कम्युनलिज्म बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट है इसमें। सुसाइड के बारे में बार बार कर रहा, सुसाइड की अभी इतनी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। सुसाइड से रिलेटेड कुछ जजमेंट क्या हैं, कैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है सुसाइड पर, सुसाइड करने पर आपको दंड क्यों दिया जाता है, सुसाइड करने को लेकर के मीन्स कुछ इंटरप्रिटेशन हुए थे पहले, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि नाम ही पूरा सुसाइड, और ऊपर से अभी समय सुसाइड के बहुत सारे केसेस भी अभी मतलब आपने देखे होंगे, केसेस भी देखे होंगे, सॉरी। नेपोटिज्म, प्रोस्टिट्यूशन एंड एड्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में हल्के फुल्के टॉपिक है, जो थोड़े बहुत मतलब बीइंग अ गुड सिटीजन और सिविल सिटीजन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा मतलब जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक जानकारी जो चाहिए होगी वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे पूरा सारा कुछ बताया सिलेबस से संबंधित चीज़, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने बहुत हाईलाइट की, जैसे कि कल्चर हो गया, मैरिज हो गया, कास्ट हो गया, तो क्योंकि ये सब चीज़ें जो है इसका अल्टीमेट मीन्स इस पूरे सिलेबस की जान है, तो आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, डीप में। बहुत से इसमें हिडन टॉपिक है जो डायरेक्टली आपको मतलब नहीं समझ में आए, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अभी आज से जो मतलब समय है आपके एग्ज़ाम तक, इसमें आपको
पूरा बेसिक से लेकर के एंड तक आपको इतना मतलब अच्छे से बता दिया जाए कि पूरा फोकस आपका जो है CUET PG के एग्ज़ाम को लेकर के रहे और उसमें आप जो है बेस्ट से बेस्ट लेवल का आप परफॉर्म कर पाएँ। मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने एग्ज़ाम को देखा है, समझा है, उसके आधार पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको टू द पॉइंट गाइड किया जाए। कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊँगा, कुछ सोशियोलॉजी से संबंधित और समाज से भी संबंधित, यहाँ के समाज और कुछ बाहर के समाज, कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको कोशिश करूँगा कि जानकारी दूँ, लेकिन हमारा एंड ऑफ द डे फोकस ये रहेगा कि आप CUET PG कैसे क्लियर करें। तो ओवरऑल हम इस पर और भी ज़्यादा जो है विस्तृत चर्चा करेंगे आने वाले और लेक्चर सीरीज़ में। तो आज के लिए इतना ही, और समय समय पर हम और आगे जुड़ेंगे और भी चीज़ों के बारे में हम आपको गाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।